हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर आ गई हूँ मैं आपके सामने एक जबरदस्त मूवी एक्सप्लेनेशन लेकर। इसका नाम है क्यूब जीरो। ये एक हॉरर और साइंस फिक्शन से भरी हुई मूवी है और इस मूवी को IMDb पे 5.6 की रेटिंग मिली है। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है जहां हम एक क्यूब जैसे रूम में राइकिन नाम के आदमी को देखते हैं जिसने अपने पैरों में सिर्फ एक जूता यानी शू पहन रखा था। और जब वो उस क्यूब का दरवाजा खोलकर दूसरे रूम में जाता है तो चारों तरफ से उस पर स्प्रे होने लगता है। राइकिन स्प्रे से बचने की कोशिश करता है और जब कुछ देर तक उससे कुछ नहीं होता है तब वो उसे पानी समझकर अपनी उंगलियों को चूसने लगता है ताकि वो अपनी प्यास बुझा सके। लेकिन धीरे धीरे उसकी स्किन गलने लगती है क्योंकि वो स्प्रे पानी का नहीं बल्कि एक केमिकल का था और वहीं राइकिन की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम कंट्रोल रूम में वेन और डॉट को देखते हैं जो कि राइकिन पर नजर रख रहा था। और आप व्यूअर्स को बता दें कि इन दोनों का काम यही है कि क्यूब में रखे गए लोगों पर नजर रखना। विन जो कि एक मैथ जीनियस होता है वो डॉट से अपने दूसरे साथियों चिकलस और ओवन के बारे में पूछता है जो कुछ दिनों से गायब, जिस पर डॉट उससे कहता है कि शायद उन दोनों की तबीयत खराब है और साथ ही कहता है कि आगे से मुझसे इन लोगों के बारे में सवाल मत पूछना। इन दोनों की बात चल रही होती है कि तभी एलिवेटर का दरवाजा खुलता है जिसमें 2 कैप्सूल और एक कार्ड होता है। दरअसल वो कैप्सूल इन लोगों का लंच था और वही कार्ड पर इन लोगों के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे जिसे पढ़ने के बाद वो लोग जल्दी से उस रूम को जूम करते हैं जिसमें रेन्स नाम की लड़की बेहोश थी, जिसे देखने के बाद विन उससे थोड़ा अट्रैक्ट होने लगता है। इसके बाद वो लोग उसका माइंड स्कैन करने लगते हैं जहाँ रेन्स के सपने में हम उसको अपनी बेटी के साथ जंगल में देखते हैं जहाँ कुछ लोग उन पर हमला कर रेन्स को बेहोश कर देते हैं। लेकिन बेहोश होने से पहले रेन्स उनमें से एक आदमी का चेहरा देख लेती है और उसके सर पर एक अजीब सा निशान था। इसके बाद जब रेन्स को होश आता है तो वो खुद को एक क्यूब रूम में देखती है जहाँ वो जोर जोर से चिल्लाकर अपनी बेटी के बारे में पूछती है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। रेन्स को ये तो याद था कि उसकी एक बेटी है लेकिन ना उसे उसका नाम याद था और ना ही उसकी जिंदगी से जुड़ी कोई भी बात याद थी। इसके बाद रेन्स क्यूब के दरवाजे को खोलकर दूसरे रूम में जाती है जहां उसे हैस्केल, जेलिको, मेयर होल्ड और बर्टॉक नाम के लोग मिलते हैं। लेकिन रेन्स वहाँ हैस्केल के चेहरे पर थूक देती है और कहती है कि तुम भी उन लोगों में से एक हो क्योंकि हैस्केल के सिर पे भी वैसे ही निशान था जैसा उसने बेहोश होने से पहले उस आदमी के सर पर देखा था। लेकिन इन लोगों को भी अपने पास्ट के बारे में कुछ याद नहीं था, यहाँ तक कि इन्हें अपने नाम तक याद नहीं थे। इसलिए ये सब साथ में आगे जाने का तय करते हैं। इसके बाद बर्टॉक अगले रूम में एक जूता फेंककर वहाँ से ट्रैप्स चेक करता है लेकिन जूते को जब कुछ नहीं होता तो बर्टॉक को लगता है कि रूम सेफ है, इसीलिए वो उस रूम के अंदर चला जाता है। लेकिन तभी बहुत सारे वायर्स उससे उलझ जाते हैं और देखते देखते उसके पूरे बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं क्योंकि उस रूम में मोशन सेंसर लगे हुए थे जो कि किसी जिंदा आदमी के आने पर ही एक्टिवेट होता है, इसीलिए जूते को कुछ नहीं हुआ। दूसरी तरफ ये सब विन और डॉट भी देख रहे थे। इसके बाद विन क्यूब के बारे में सवाल पूछने लगता है लेकिन डॉट उसे कुछ नहीं बताता है और उससे भी क्यूब के बारे में ज्यादा बात करने से मना करता है। इसके बाद हम रेन्स को देखते हैं जिसे अब भी हैस्केल पर भरोसा नहीं था और इसलिए वो उससे ठीक से बात नहीं कर रही थी। तभी मेयर होल्ड को गेट पर कुछ कोड लिखे हुए मिलते हैं जिसे देखने पर पहले तो इन्हें कुछ समझ नहीं आता लेकिन थोड़ा सोचने पर ये लोग समझ जाते हैं कि ये कोई पजल है और इन्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए इसे सॉल्व करना होगा। इसके बाद रेन्स अपना दिमाग लगाती है और शू पॉलिश की मदद से उस कोड को अपने शर्ट पर लिख लेती है। लेकिन जब ये लोग अगले रूम में जाते हैं तो वहाँ के कोड डॉट की जगह कॉमास में लिखे हुए थे जिसे देखने के बाद रेन्स कहती है कि शायद ये रूम के कोऑर्डिनेट हो सकते हैं A एक्सिस से लेकर Z एक्सिस तक और अगर मैं सही हूँ तो 26 अल्फाबेट होते हैं, मतलब यहाँ 26 रूम्स होंगे और हम लोग उसी में से किसी एक में हैं। इसके बाद रेन्स अपना दिमाग लगाती है और उन कोऑर्डिनेट से वहाँ का एक मैप बना लेती है। इसके बाद वो लोग अगले रूम में जूते फेंकते हैं जिससे उस रूम के ट्रैप्स एक्टिव हो जाते हैं और वो जूता इतना फ्रीज हो जाता है कि नीचे गिरते ही उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और फिर वो लोग बाकी रूम्स को चेक करने लगते हैं। दूसरी तरफ विन जब फाइल्स को लॉकर में रख रहा था तो उसे वहाँ रेन्स की फाइल मिलती है और जब वो उसे खोल देखता है तो उसे वहाँ कोई कॉन्सेंट फॉर्म नहीं मिलता है। दरअसल इन दोनों को बताया गया था कि जितने भी लोग इस क्यूब एक्सपेरिमेंट में आते हैं वो सभी क्रिमिनल्स हैं जिन्हें
मौत की सजा मिली और उन्होंने मौत की जगह एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनना चूज किया है। लेकिन जब विन को रेंस का कॉन्सेंट फॉर्म नहीं मिलता है तब उसे लगता है कि रेंस इनोसेंट है और वो यहाँ गलती से आ गई है। इसके बाद वो ये बात डॉट को बताता है, लेकिन वो उस पर भरोसा नहीं करता है। तभी उसे न्यूज़पेपर में रेंस की फोटो भी दिखती है, जिससे इन्हें पता चलता है कि रेंस एक पॉलिटिशियन थी। इसके बाद विन को ये सब सही नहीं लगता और फिर विन टेलीफोन के पास जाता है और अपने बॉस को कॉल करता है, जो कि सिर्फ इमरजेंसी के लिए रखा गया था। लेकिन तभी सामने से उनके बॉस का कॉल आता, जो उन्हें कहता है कि एक आदमी लास्ट रूम तक पहुँच गया है, उसका एग्जिट प्रोसीजर शुरू करने को कहता है। और जब वो लोग एग्जिट प्रोसीजर करने के लिए मशीन के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उनका साथी ओवेन था, जिसकी मेमोरी मिटाकर उसे भी क्यूब में डाल दिया गया था और वो क्यूब को सॉल्व करके आखिरी रूम तक पहुंच गया था। अब ये देखने के बाद भी डॉट प्रोसीजर चालू रखता है और ओवेन से कुछ सवाल पूछता है, जैसे कि क्या तुम गॉड पर भरोसा करते हो, जिस पर ओवेन कहता है कि नहीं। इसके बाद डॉट विन से मशीन पर नो वाला बटन दबाने को कहता है, लेकिन विन कोई बटन नहीं दबाता है। तभी डॉट विन के हाथ से नो वाले बटन को दबा देता है, जिसे प्रेस करते ओवेन आग में जलने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर विन डॉट से पूछता है कि अगर हम यस वाला बटन प्रेस करते तो क्या होता, जिस पर डॉट कहता है मुझे नहीं पता, क्योंकि आज तक किसी ने भी उस सवाल पर यस नहीं बोला। इसके बाद डॉट विन को ऊपर बॉस के पास एक फाइल देने के लिए भेजता है। इसके बाद जैसे वहाँ लिफ्ट आती है तो विन उसे ऊपर ले जाने के बजाय नीचे ले जाता है, क्योंकि अब वो क्यूब में फंसे हुए लोगों की मदद करना चाहता था। उसके नीचे जाने के बाद डॉट के पास बॉस के भेजे हुए कुछ लोग आते, जिसमें से एक का नाम जैक्स था। वो डॉट को बताता है कि हमें पता चला है कि यहाँ किसी ने गद्दारी की है। दूसरी तरफ जेलिको दूसरे रूम में जाता है और तभी वो रूम अपनी पोजीशन बदल लेता है, जिस कारण वो सबसे अलग हो जाता है और फिर उस रूम में उसे एक निडल आकर लगती है और वो बेहोश हो जाती है। और वहीं सभी लोग जेलिको को ढूंढ रहे थे और कुछ देर बाद जेलिको उन्हें मिल भी जाती है। और जैसे ही वो लोग उसके पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि उसका फेस पूरी तरह से खराब हो चुका था और उसकी बॉडी में किसी तरह का वायरस फैल रहा था। और अचानक वो मेयर होल्ड पर हमला कर देती है, जिससे बचने के लिए वो उसे पीछे धक्का देता है और उसकी वहीं मौत हो जाती। लेकिन अब तक मेयर होल्ड के हाथ पांव घायल हो चुके थे और वो भी धीरे धीरे जेलिको जैसा बनता जा रहा और इसी कारण हैस्केल उसे साथ ले जाने से मना कर देता है। लेकिन मेयर होल्ड उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो भी उनके साथ चलेगा और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, जिस पर हैस्केल एक कंडीशन रखता है कि सबसे आगे मेयर होल्ड रहेगा और वही सारे रूम्स को चेक करेगा। मेयर होल्ड के पास और कोई चारा नहीं था, वो हैस्केल की बात मान लेता है। लेकिन हैस्केल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, इसीलिए जैसे ही मेयर होल्ड अगले रूम का गेट खोलता है वो उसे उस रूम में फेंक देता है, जहाँ एक बहुत तेज आवाज आती है और मेयर होल्ड की बॉडी फट जाती है। अब रेंस हैस्केल के ऐसा करने से खुश नहीं थी, लेकिन वो उसे समझाता है कि उसने जो भी किया वो सही किया, क्योंकि वो वायरस इनमें भी फैल सकता है। और तभी इन्हें ढूंढते हुए वहाँ विन आ जाता है और इन्हें सारी बात समझाने लगता है। लेकिन रेंस उस पर ही भड़क जाती है, क्योंकि वो उन लोगों में से ही एक था। इसके बाद रेंस उसे अपनी बेटी के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहता है कि मैंने एना को ड्रीम्स में देखा था और साथ ही वो रेंस को एना की एक ड्राइंग भी देता है जो उसने बनाई थी, जिसे देखकर रेंस उस पर और ज्यादा गुस्सा होने लगती है। लेकिन फिर हैस्केल उसे समझाता है कि हमें इसकी जरूरत है, क्योंकि विन ही जानता था कि यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। वहीं दूसरी तरफ ये सब जैक्स भी देख रहा था और इसलिए वो गेट पर लिखे कोड्स को मिटवा देता है ताकि वो लोग आगे ना बढ़ पाएं, और साथ ही वो उनके चारों तरफ के रूम में डेथ ट्रैप्स को एक्टिव कर देते हैं, जिससे उनकी मुश्किल बढ़ जाती है। इसके बाद डॉट अपने दोस्त विन की मदद करने का फैसला लेता है और वो बिना किसी के नजर में आए कुछ वायर्स को तोड़ देता है, जिससे इनका सिस्टम क्रैश हो जाता है। और अब अगले 10 मिनट तक सारे ट्रैप्स बंद हो गए थे, क्योंकि उसके बाद सिस्टम रीसेट हो जाएगा और रीसेट के खत्म होते ही इन रूम्स में जितने भी लोग हैं सबके सब जलकर राख हो जाएंगे। कुछ ही देर बाद जैक्स को पता चल जाता है कि ये सब डॉट ने किया है और इसलिए वो उसे मार डालता है और सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करने लगता है। दूसरी तरफ ये सब विन भी समझ चुका था और रेंस की बनाई हुई मैप से रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगता है। अब जैक्स उन्हें रोकने के लिए हैस्केल के सर में लगे हुए चिप का यूज करता है। असल में हैस्केल भी पहले इनका एक सोल्जर था, जिसकी मेमोरी मिटाकर इन्होंने उसे भी क्यूब में डाल दिया था। तभी अचानक हैस्केल के सर में बहुत तेज दर्द होता है और वो सीधा गेट से नीचे गिर जाता है और यहाँ विन और रेंस को लगता है कि हैस्केल मर गया और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी
हैस्केल उठकर इन पर हमला करने लगता है क्योंकि अब वो जैक्स के कंट्रोल में था। वो लोग उससे बचने की कोशिश करते हैं और रेन्स उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ते हैं। एक रूम में उन्हें चिकलिस का कंकाल मिलता है जो कि भूख प्यास से मर गया था और तभी रूम अपनी पोजीशन बदलने लगता है और जब वो रूम रुकता है तो वो लोग एग्जिट के बिल्कुल सामने खड़े थे। इन्हें बस पानी के अंदर से जाना था जो इन्हें सीधा बाहर निकालेगा, लेकिन तभी हैस्केल इन पर दोबारा हमला करता है जिससे बचकर रेन्स पानी में कूद जाती है और विन भी रीसेट खत्म होने से जस्ट पहले पानी में चला जाता है और दोनों जंगल के बीच एक नदी में से बाहर निकलते हैं। अब रूम रीसेट हो गए थे, इसीलिए तेज रोशनी आती है जो कि हैस्केल को भी खत्म कर देती है। अब इस तेज रोशनी के कारण जैक्स को समझ नहीं आता कि विन और रेन्स जिंदा भी है या नहीं, या फिर उस रोशनी में मारे गए। इसीलिए वो अपने कुछ लोगों को चेक करने को भेजता है जो कि उनको ढूंढ लेते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं। विन उन लोगों को रोक कर रखता है ताकि रेन्स वहाँ से भाग सके। अब रेन्स तो वहाँ से भाग जाती है लेकिन विन को वो लोग पकड़ लेते। इसके बाद हम व्यूवर्स देखते हैं कि विन को वो लोग एक लैब में लेकर जाते हैं और उसके दिमाग के साथ छेड़छाड़ करते हैं जिस कारण वो एक मेंटल जैसा बिहेव करने लगता है। इसके बाद उसे वापस से उसी क्यूब में डाल देते हैं जहाँ उसके साथ कुछ और लोग भी थे। और अगर आपने क्यूब 0 सीरीज के पहले पार्ट को देखा है तो आपको पता चल गया होगा कि विन अब बिल्कुल पागल की तरह कर रहा था और बार बार कह रहा था कि उसे ब्लू रूम में जाना है। मूवी के एंड में हम व्यूवर्स रेन्स को अपनी बेटी एना के साथ देखते हैं जो उसे विन की दी हुई ड्राइंग दिखाकर उसे विन के बारे में बता रही थी कि वो एक सुपर हीरो था और उसने उसकी जान बचाई। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी? मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको भी ये स्टोरी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही शानदार वीडियोस के लिए।